हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन। इसका पार्ट टू है ये। आज मैं पार्ट 1 पहले बना चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखने से पहले प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिएगा। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि शहरीकरण का महत्व क्या था और जो शहरों में व्यापार होता था वो कैसे होता था। क्या ट्रेन के माध्यम से होता था, गाड़ियों के माध्यम से होता था, कैसे होता था। क्या उस टाइम सड़कों का निर्माण हो चुका था अच्छी लेवल पर, व्यापार कैसे करते थे लोग उस टाइम। और पढ़ेंगे कि उस टाइम मेसोपोटामिया के अंदर क्या मंदिरों का निर्माण हो चुका था, क्या उस टाइम मंदिर थे तो कैसे मंदिर थे, उनकी संस्कृति के बारे में। ये सब चीज़ें हम इस पार्ट में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शहरीकरण का महत्व। तो शहरीकरण का क्या महत्व था, क्यों लोग ज़्यादा शहरों में जाकर रहते थे, किस वजह से रहते थे। बड़ी संख्या में लोग शहरों में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के कारण, क्योंकि वहाँ पे खाद्य उत्पादन की तो चीज़ें होती थी, लेकिन आर्थिक गतिविधियाँ भी थी, जिसके कारण पैसा कमा सकते थे, अच्छे से अपनी फैमिली चला सकते थे। इस वजह से जनसंख्या घनत्व वहाँ पे क्या होता था, बढ़ जाता था। ऐसा नहीं शहरों में जहाँ पे भी खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियाँ मिलती थी, लोग वहाँ जाके रहना शुरू कर देते थे, और जिससे क्या होता था, कस्बों का निर्माण हो जाता था, और आगे जाके वही कस्बे शहरों में बदल जाते थे। तो शहरों में क्या होता था, व्यापार भी होता था, उत्पादन होता था, सेवाएं होती थी, काम मिलता था, जिसके कारण लोग वहाँ जाते थे। व्यापार में भी फिर लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, उनमें काम मिल जाता था। उत्पादन में भी कोई फैक्ट्री लगाई तो उसमें काम करने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता होती थी, वहाँ काम मिल जाता था। सेवाएं करनी होती थी, जैसे सेवाएं के लिए भी उनको मज़दूरों की आवश्यकता होती थी। इसलिए जो शहर थे ना हमारे, वो शहर क्या थे, पूरी तरह से गाँव पर आश्रित थे। किस पे आश्रित थे, गाँव पर, क्योंकि उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती थी ना। इसलिए लोग गांव से शहरों में आते थे, किसके लिए, इनकम के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, काम के लिए, जिससे शहरों के लोगों को काम सेवाएं मिल जाती थी और गांव के लोगों को काम मिल जाता था। इसलिए उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ था, एक दूसरे पर ये क्या है, आश्रित है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए पत्थर की मुद्रा बनाने वाला। अब एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाला है, उसको क्या चाहिए, पत्थर चाहिए फर्स्ट तो, और पत्थर को उकेरने के लिए क्या चाहिए, उसको औजार चाहिए। जो औजार उस टाइम किस चीज़ के होते थे, कांसे के औजार होते थे। अब पत्थर वाले को ये थोड़ा है कि कांसे के औजार कहाँ से आएंगे, पत्थर कहाँ से, उसे तो बस पत्थर चाहिए था, आपने पत्थर पर उकेर दिया। अब जो ये पत्थर लाने का काम, कांसे के औजार लाने के काम, ये तो व्यापारी करते थे ना, व्यापार करके लाया जाता था, ठीक है। इससे क्या होता था, व्यापार भी होने लग गया था। अब जैसे कांसा था, जो कांसा धातु थी, वो धातु किससे बनती थी, दो चीज़ों से मिलकर बनती थी, तांबे से और रागा से। रागा क्या होता है, टीन से मिलकर बनती थी। और जो ये कांसा है वो कब पाया गया था, पाया गया था, इसको कब देखा गया था, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व यह मिला था, ठीक है। अब जब ये तांबा और रागा को मेल्ट करके जब कांसा बनाया जाता था, तो इसके लिए भी लकड़ी चाहिए थी, और लकड़ियों के लिए लेबर चाहिए थे। लेबर लगाते उसको, कांसे से तांबा और रागा को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जिसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। और भी बहुत सारे काम होते थे जिसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए नगर क्या किस पे आधारित थे, गांव पर, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता था, व्यापार होता था। अगर व्यापार होगा किसी दूसरे देश से, तो वो संगठन भी बनाएगा, भाई हम आपको ये देंगे, आप हमें ये दे देना इसके बदले, ठीक है। और उसका क्या करा जाता था, अब व्यापार इधर उधर व्यापार करेंगे तो उसका हिसाब किताब भी रखा जाएगा। ये थोड़ा ना कोई कम दे दे कोई ज़्यादा दे दे, ऐसे थोड़ा होएगा, फिर तो झगड़े हो जाएंगे भाई आपस में। नहीं तो कोई कह देगा मैंने इतना दिया। उसके लिए क्या करते थे, लिखित रूप में हिसाब रखा जाता था, ताकि झगड़ा ना हो, ओके। अच्छा चलो, अब इस पैसे से एक
नोट बनाया है, ठीक है। नोट है इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट है। जो उरुक नगर था ना, उरुक नगर में क्या है कि स्त्री की फेस मिला है, सिर मिला, ठीक है, जो किससे बना, सफ़ेद पत्थर से मिला है। ये पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में, क्या स्त्री का जो सर मिला वो कहाँ से मिला है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है उरुक नगर से, और एक क्वेश्चन और ये इसमें पुट होता है कि वो जो उरुक नगर में स्त्री का सर मिला वो किस चीज़ का बना हुआ है, सफ़ेद पत्थर का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी? हवाई जहाज़ जो होते थे क्या उस टाइम? नहीं। सड़कों का निर्माण हो चुका था? रेलगाड़ियाँ चलती थी कोई? नहीं। तो कैसे होता था? अब तीन ही तरह से होता है, हवाई जहाज़ से, या फिर जल, थल या वायुयान, तीन ही होते हैं ना। दो चीज़ें तो थी नहीं, तो क्या थर्ड चीज़ का यूज़ करेंगे, यानी कि जल मार्ग से। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, जल मार्ग से। जो मेसोपोटामिया फरात नदी बहती थी ना, उसकी धाराओं से और भी छोटी छोटी नदियाँ निकलती थी, जिसके कारण वो फरात नदियों से व्यापार करते थे, ठीक है। फरात नदी के से व्यापार करते थे। उसमें बड़ी बड़ी जहाज़ बनाकर उसके अंदर माल ढोया जाता था, बड़ी बड़ी किश्तियाँ बनाकर माल की आवाजाही की जाती थी। खाद्य संसाधन, ये जो कोई भी शहर हुआ हर चीज़ में संपन्न नहीं हो सकता। कोई भी शहर संपूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकता, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो वहाँ नहीं उपलब्ध होती। अब जैसे मेसोपोटामिया के अंदर खाद्य संसाधन समृद्ध थे, मतलब भरपूर मात्रा में थे। वहाँ पे पशुपालन भी होता था, मीट, मांस, दूध, ये सब चीज़ें उपलब्ध थी। लेकिन वहाँ पे खनिज पदार्थों की बहुत कमी थी। किसकी कमी थी? खनिज पदार्थों की, जिसके कारण उन्हें व्यापार करना पड़ता था। क्या क्या कमी थी, चलो देखते हैं क्या क्या नहीं मिलता था वहाँ पे। पत्थर नहीं होता था, पोपलार के पेड़ की लकड़ी नहीं होती थी, गाड़ियों के लिए पहिए नहीं होते थे, पहियों में पहिए बनते थे जिससे वो चीज़ नहीं होती थी। तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी आदि, ये सब इन चीज़ों का क्या करते थे, बाहर से व्यापार किया जाता था, और इनके बदले में उन्हें खाद्य संसाधन दिए जाते थे। क्योंकि उस टाइम पैसों से लेन देन नहीं होता था, लेन देन होता था पैसों से नहीं होता था, इसकी जगह सामान का लेन देन होता था, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ से मंगवाते थे? तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगवाया जाता था। खाड़ी पार करके जाना पड़ता था यहाँ पे इनको, ठीक है। फरात नदियों से ये व्यापार किया जाता था। इसका नोट क्या है, इसमें एक नोट है, ये एक चीट बना रखी है मैंने हर पैसेज के साथ, इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, ताकि आपको याद रहे। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली है, कब मिली है? 3200 ईस्वी पूर्व लगभग चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली है, जिस पे लेखा जोखा रखा जाए। मैंने पहले बताया था ना, व्यापार में लेखा जोखा रखा जाता था। उस टाइम कॉपी वगैरह तो होती नहीं थी, तो किस पे करते थे? चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखा जोखा करते थे, जिसकी ऊंचाई 3.5 होती थी। और इस पर कैसे पिक्चर होती थी मोस्टली पाई गई, जो बैल, मछली, अनाज, इन सब की पाई गई। तो माल की आवाजाही कहाँ से होती थी? फरात नदी के द्वारा होती थी। उसमें बड़े बड़े नाव में माल को रखकर उसको इधर से उधर पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, लेखन कला। अब लेखन कला का विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी, ठीक है। जो लेखन कला है, प्रणाली है, वो कैसी थी? चिन्हों की थी, पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी। और लगभग कब पाई गई है वो? 3200 ईस्वी पूर्व पाई गई है, ठीक है। जिसके अंदर चित्र कैसे मिले? मोस्टली बैल, मछली, रोटियों के मिले हैं जो, और इससे अतिरिक्त 5000 अतिरिक्त सूचियाँ भी पाई गई हैं। 5000 तो ये हमें पाई गई है, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब जो लेखन प्रणाली थी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? ज़रूरत क्यों पड़ी? नंबर 1, लेन देन का हिसाब रखने के लिए, भूमि का हिसाब, कानून, राजाओं के कार्यों के लिए, कानून में परिवर्तन के लिए इसका हिसाब रखा जाता था। अब जो मिट्टी की पट्टिकाएँ बनाई जाती थी, उस पर लिखा कैसे जाता था? उस पर सरकंडे की तीली से लिखा जाता था, ठीक है। किससे लिखा जाता था? सरकंडे की तीली से। और चिन्ह कैसे होते थे? कीलाकार चिन्ह होते थे।
जिसे क्यूमीफॉर्म कहते हैं, किलाकार चिन्ह होते थे। और एक खास बात ये थी कि जैसे हमारे में अल्फ़ाबेट होते, जैसे ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, ऐसे सिंगल वर्ड नहीं होता था, पूरा वर्ड होता था। जैसे पुट, ला, इन, ठीक है, पुट, ला, इन, इसको किलाकार के क्यूनीफॉर्म भी कहते हैं। किलाकार लेखन प्रणाली, इसको क्यूनीफॉर्म भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, शहरी जीवन और व्यापार लेखन कला के बीच संबंध। मतलब जो शहरी जीवन और व्यापार है उसका लेखन कला का क्या संबंध है, उसके बीच लेखन कला का, ठीक है। इस पे एक स्टोरी बनाई गई है उरुक नगर की, ठीक है। उरुक नगर का एक प्राचीन शासक था जिसका नाम क्या था, एन मरकर। उरुक नगर का एक प्राचीन शासक था जिसका नाम है एन मरकर। उसके ऊपर एक स्टोरी है, ठीक है, जो सुमेरियन महाकाव्य में लिखी गई है। जो प्राचीन शासक था एन मर्क, उसने अपने एक दूत को बेचा अरट्टा के शासक के पास। वो एक भव्य क्या कर रहा है, एक मंदिर का निर्माण करवा रहा था। वो चाहता था कि उसमें कीमती पत्थर, स्टोन वगैरह लगाए जाएं। उसके लिए उसने कीमती पत्थर मंगवाने के लिए अपने दूत को अरट्टा शासक के पास भेजा, जाओ भाई वहाँ से कीमती पत्थर और मोती लेके आओ। जैसे ही अरट्टा का वो दूत अरट्टा शासक के पास गया, एक पर्वतमाला पार की, 2 करी, 3 करी, कहते 6-7 पर्वतमाला पार करके दिन रात चलता हुआ वो कई दिनों में क्या अरट्टा शासक के पास पहुंचा। जैसे उसने कहा कि मेरे उरुक नगर के शासक ने, एन मार्कर ने आपसे कीमती मोती और पत्थर मंगवाए हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं देता, मुझे क्या पता अब उसके दूत हो, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है। उन्होंने उसे निराश करके खाली हाथ वापस भेज दिया। तो जैसे ही वो दूत वापस एन मरकर के पास आता है तो एन मरकर गुस्सा होने लग जाते हैं, आप खाली हाथ कैसे आ गई, मैंने आपको कहा था कि कीमती पत्थर लेके आना है। तो दूत बेचारा मायूस फिर से बेचारा चढ़ा, एक पर्वतमाला चढ़ा, 2 चढ़ा, 3 चढ़ा, 6-7 पर्वतमाला पार करके फिर पहुंचा। फिर उसने कहा, भाई राजा ने मुझे भेजा है, आप ऐसे ऐसे मोती दे दीजिए, मुझे कीमती पत्थर दे दीजिए। उन्होंने फिर से मना कर दिया। फिर से निराश होकर दूत वापस अपने राजा के पास आया। जैसे वो राजा के पास आए तो वो अपनी बात कहने में सक्षम ही नहीं हुआ। एक तो वो बेचारा इतना परेशान हो गया, इतनी पर्वतमाला पार करके गया, आ गया, उसका सिर चकरा गया, उसको पता ही नहीं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, डर के मारे उसने कुछ बोला ही नहीं। फिर एन मरकर ने क्या किया, चिकनी गिली मिट्टी ली, उसकी पट्टिका बनाई और फिर सरकंडे की तीली से उस पर अक्षर चिन्हित कर दिए और अपने दूत को दे दिया और कहा, ये पट्टिका ले जाकर राजा को दे दो। अब दूत पट्टिका लेके चल पड़ा। अब राजा को जाके दी पट्टिका। जैसे रट्टा का राजा उसे देखता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या है। इसलिए ऐसे स्टोरी बनाई गई है इसमें सुमेरियन महाकाव्य में। तो सबसे पहले एन मरकर ने लिखना प्रारंभ किया था, ठीक है। ये स्टोरी है इसकी लेखन कला की, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले लिखना किसने शुरू किया, एन मरकर ने, ठीक है। अब आते हैं आगे, चलते हैं। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, इसके अंदर मंदिर और राजा के बारे में बात करेंगे। अब जैसे जैसे वो राजा शक्तिशाली होते थे तो मंदिरों को मजबूत बनाते थे, अच्छे मंदिर बनाते थे अपनी प्रशंसा के लिए, ठीक है। तो जो बस्तियाँ थी ना, सबसे पहले पुरानी बस्तियाँ, शहर कब दिखाई दिए गए, लगभग 5000 ईस्वी पूर्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, छोटा सा देवालय, जो किससे बना था, कच्ची ईंटों से। उस टाइम इतनी सुविधा तो नहीं थी जो पक्की ईंटें लगाएंगे, भाई पत्थर वत्थर लगा के अच्छा सा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बना, कच्ची ईंटों का बना, ठीक है। और उसके 2 देवता थे, एक देवी थी एक देवता था। और जो ये उर था ना, ये क्या था, देवता था। और जो किसका प्रतीक माना जाता था, चंद्र का प्रतीक माना जाता था। और इनानी देवी थी, ठीक है। और ये किसकी प्रतीक मानी जाती थी, प्रेम की और युद्ध की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है,
वो देवता का पूजा का केंद्र बिंदु होता था। जो देवता होते थे ना वहाँ के, वो केंद्र बिंदु होते थे पूजा का। मतलब उनका पूरा ध्यान बस पूजा में होता था, मतलब उसके देवता में होता था। मंदिर के अंदर जो देवता होता था उसके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता था। जो उनकी पहली उपज होती थी, जो भी उपज होती थी उत्पादन की, वे उस पर चढ़ाते थे। दूध, मछली, जो भी उनका था ना, खनिज पदार्थ, जो भी वो उत्पादन करते थे, मतलब खाद्य पदार्थ, वो सब मंदिर में चढ़ाया जाता था। अब मेसोपोटामिया इतना उपजाऊ होने के बाद कई बार उस पर संकट कैसे आता था, तो उस पर संकट कैसे आता था उपजाऊ होने के बाद भी। अब कई बार क्या होता कि बारिश तो कम होती, और जो फरात नदियों की धारा है ना, कई बार तो इतनी तेज़ी से आती थी कि बाढ़ लेके आ जाती थी। और कई बार क्या होता था, कम आती थी, और जिससे जो ऊपर की तरफ जो रहने वाले थे ना, वो उन धाराओं का सारा पानी ले लेते थे, अपने खेतों में ज़्यादा पानी ले लेते थे और नीचे की तरफ नहीं आने देते। जो धाराओं के साथ गाद आता था ना, वो उसको नहीं निकालते थे और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था, जिसके कारण दोनों में झगड़ा हो जाता था, जिनके कारण दोनों में झगड़ा उत्पन्न हो जाता था। इसके कारण जो मेसोपोटामिया, उसके अंदर देहातों और ज़मीनों को लेकर अक्सर लड़ाई होया करती थी। और जो लड़ाई कौन करते थे, मुखिया करते थे। और जो भी मुखिया जीत जाता था, और जो लड़ते थे जिनसे, उनको बंदी बना लिया जाता था उन लोगों को, और उनसे क्या करवाते थे, नौकर बना लेते थे, उनको चौकीदार बना लेते थे, स्थायी। और ये जो मुखिया होते थे वो स्थायी नहीं होते थे। आज एक मुखिया है, कल दूसरा बन जाता था, कल तीसरा, ऐसे। और जब बाद में क्या होने लगा, जो मुखिया होते थे ना, वो मंदिरों में भेंट चढ़ाने लगे थे, कीमती भेंटें चढ़ाने लगे। मतलब मंदिरों को ना बढ़ावा देने लगे, क्योंकि उनको पता था कि मंदिरों में लोगों की श्रद्धा ज़्यादा है, तो क्यों ना मंदिरों को बढ़ावा देने लगे, जिससे वो थोड़े से स्थायी रहने लगे कुछ समय के लिए। उरुक में जो उरुक नगर है ना, उन दिनों सबसे पुराने मंदिरों का नगर कहलाता है। ठीक है, 3000 ईस्वी पूर्व एक शानदार मंदिर के रूप में, मतलब एक सही मंदिर के रूप में जो देखा गया ना, 3000 ईस्वी पूर्व देखा गया। उरुक नगर कितने एरिया में फैला हुआ था? सबसे पहले 250 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था। इसको मनाने के लिए कई छोटे छोटे गाँव को उजाड़ दिया गया था उस वक्त। ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से भी दोगुना मेसोपोटामिया को कहा जाए ना, ये मोहनजोदड़ो से भी दुगना बड़ा है। ठीक है, और इसके 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको 400 हेक्टेयर में मापा गया था। ठीक है, अब जब एक मंदिर का निर्माण करते थे ना उस वक्त, तो 1500 आदमी इसमें काम करते थे और 5 साल तक इसमें काम चला था। प्रतिदिन 10 घंटे लोग काम करते थे। फ्री सेवा देनी होती थी, सबको करना होता था, बस उसके बदले उन्हें खाद्य पदार्थ मिल जाते थे। लेकिन काम करना ज़रूरी होता था हर पर्सन के लिए। दिन रात वो किस में लगे होते थे, मंदिर के बनाने में लगे रहते थे, ईंटें चढ़ाना, स्तंभ बनाना। ठीक है, और बाद में क्या, धीरे धीरे कुम्हार के चाक का भी निर्माण हो गया था। अब एक इसमें भी एक नोट है, जैसे स्लेट। स्लेट क्या होती है? स्लेट पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं, वो कहलाती है स्लेट। और मोहर क्या होती है? मोहरे, उस टाइम क्या मोहरे थी मोहरे, उस टाइम पत्थर की मोहरे थी, जिन्हें चिन्ह अंकित किया जाता था। वो चिन्ह अंकित कर देते थे, और कैसी होती थी? बेलनाकार होती थी। जो चिन्ह अंकित किए जाते थे वो किसके नाम पर? मालिक के नाम पर होते थे, या मालिक के इष्ट देवता के नाम पर होते थे। क्या करते थे, जैसे मटके वटके में कोई सामान रखा, उसको कच्ची मिट्टी से लीप दिया, चिकनी मिट्टी से, और फिर उसके ऊपर ये मोहर की छाप मार देते थे। जैसे गिल्ली मिट्टी पे ये पत्थर की मोहर की छाप मारेंगे तो वो गिल्ली मिट्टी पे छप जाती थी। अब जब कहीं माल बेचते थे, उसको खोलते थे, अगर मोहर सही होती तो समझो सही है माल, किसी ने इसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं की। अगर वो मोहर टूट जाती तो पता चल जाता था कि माल के साथ कोई छेड़खानी की गई है। ऐसे वो मोहर लगाते थे। ठीक है, अब जानते हैं शहरी जीवन के बारे में। उस समय जो धन दौलत थी ना, वो एक छोटे से वर्ग में ही सीमित थी।
ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि जब राजा रानियों की कब्रें देखी थे ना, तो उन कब्रों के पास ही सोना चांदी मिला और कहीं नहीं मिला, साधारण लोगों के पास नहीं मिला। ठीक है, ये वहाँ पे उस टाइम कैसी प्रणाली थी? एकल परिवार था। एकल परिवार का मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, मतलब एटलीस्ट माता पिता भी शायद उनके साथ नहीं रहते थे उस वक्त। उड़नगर उस टाइम उड़नगर था। वहाँ का क्या था, वहाँ पे क्या है, क्या विशेषता वहाँ की? यहाँ पर सबसे पहले खुदाई की गई थी। उड़नगर में सबसे पहले खुदाई की गई थी। और जो उस शहर की जो गलियाँ है ना, वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, एक इधर 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 से इधर इधर इधर। आप मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी अभी। और जो ये खुदाई जो की गई थी वो 1930 में की गई थी। और वहाँ की जो नालियाँ थी ना, रोडों पे नहीं थी, गलियों में नहीं थी, वो नालियाँ घर के अंदर ही थी। घर के अंदर हौज बनाया जाता था, हौज गड्ढा बना देते थे, उसके अंदर ही जैसे पानी जाता था। जो आंगन होता था ना, आंगन के बीच में गड्ढा बना दिया और उसी में नालियों का पानी जाता था। बारिश आ जाती तो छतों की ढाल क्या होती थी, घर के अंदर ही होती थी, ताकि जो पानी है सारा वो हौज के अंदर ही चला जाए, गलियों में ना जाए। शायद ये वो इसलिए करते होंगे कि बाहर गलियों में कीचड़ ना हो। और जो सड़कें हैं ना, वो दरवाज़ों से ना ऊपर उठ जाती थी, शायद वो अपना कूड़ा, घर का कूड़ा सड़कों पे डाल देते थे, जिसके कारण सड़कों की ऊंचाई बढ़ जाती थी। और वहाँ पे 2-3 ये अंधविश्वास भी था कि घर की चौखट ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि अगर घर की चौखट ऊंची होगी तो धन दौलत आएगी। और एक दरवाज़ा दूसरे घर के दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, जिससे पति पत्नी में क्लेश होता है। ये तो धारणाएं होती थी वहाँ पे। और शायद चौखट इसलिए ऊंची कर ली जाती होगी, आई थिंक जैसे सड़कें ऊंची होंगी तो सड़कों का पानी कभी घर पे चला जाए, इसलिए लोग चौखट ऊंची करते होंगे। इससे वो उनकी धारणा बन गई, भाई चौखट ऊंची होनी चाहिए। अब आगे आता है पशुचारण। पशुचारण का क्षेत्र कौन सा था? 2000 ईस्वी पूर्व। ये इसका पता चला है मारीनगर का। मारीनगर एक शाही राजधानी के रूप में जाना जाता है, मारीनगर, जहाँ पे पशुचारण बहुत होता था। ठीक है, स्थित था। और ये स्थित कहाँ था? दक्षिण में, जहाँ खेती की पैदावार भरपूर मात्रा में होती थी। यहाँ भेड़ बकरी ज़्यादा पाले जाते थे। और यहाँ पर कौन सा यायावर समुदाय के झुंड कहाँ से आते थे? पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। यहाँ आके वो काम करने लग जाते, पहले तो खेतों में मजदूरी करते, और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके यहीं पे रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, यहीं पे रहने लग जाते थे। मारी के राजा एमोराइट, ये भी एक समुदाय के थे जो यहाँ आके रह गए, फिर थोड़े शक्तिशाली होके अपने आप राजा बन गए। और फिर एमोराइट समुदाय के थे। इन्होंने क्या किया, अब मारी के वहाँ के देवी देवताओं को नहीं माना, उन्होंने अपने स्टेपिड क्षेत्र की देवी डेगना का मंदिर बनवाया उन्होंने वहाँ पे। इससे ये साबित होता है कि वहाँ पर विभिन्न तरह की संस्कृति थी। ठीक है, मारीनगर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। जो ये मारीनगर था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि यहाँ से ही माल की आवाजाही ज़्यादा होती थी, बीच में यहीं पे स्टॉप करते थे। और जो लकड़ी, तांबा, रांगा सब कुछ यहीं से जाता था दक्षिणी और तुर्की सीरिया की तरफ। और यहाँ पे जो माल होता था ना, उसका 10% भाग वसूला जाता था कर के रूप में। ठीक है, फिर आगे माल को जाने देते थे चेक करके। और वहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं जी। युद्ध में जैसे नष्ट हो जाता था ना कोई शहर, उसको कैसे याद करते थे? वो अपने काव्य के जरिए उसको याद करते रहते थे, गाते थे। गिलगेमिश महाकाव्य, एक उनका कौन सा महाकाव्य? गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलता है कि वो कितने पे है, अंत में इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, काव्यों के बारे में। ये एक गिलगेमिश महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पे है? 12 पट्टिकाओं पे मिला है। जो एनमार्कर था ना, उरुक शहर का एनमार्कर, जिसकी मैंने स्टोरी बताई थी, उसके बाद गिलगेमिश वहाँ का राजा बना था, शासक बना था। ठीक है, उरुक नगर का। अब कुछ नोट्स है इसमें, वो देख लें। नेबोनिडस संतत बेबीलोन का अंतिम शासक था। कौन? नेबोनिडस संतत बेबीलोन का अंतिम शासक था। ठीक है, सेकंड क्या है पॉइंट? 1000 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था? लोहे का विकास हुआ था। लोहे की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, असीरियाई राज्य की स्थापना
1100 ईस्वी पूर्व। अकदी भाषा और किलाकार लिपि प्रयोग में रही। लगभग कब से प्रयोग में रही? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से। किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना कब गया? 1850 में। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया फिनिश। इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक स्टोरी टाइप भी बनाई है, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, लेखन कला और शहरी जीवन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।